तो अपने बेटा लास्ट वीक देखा था वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है, वो अपने डिस्कस कर लिया था। हाँ हम्म, आज अपन देखेंगे एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ। पहले अपन एपरेंट डेप्थ देखते हैं। ठीक है। ये जैसे अपन कह रहे कि लिक्विड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, सपोज एक कॉइन है। ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब अपन रेयर मीडियम से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे आने वाली रेज कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि इंसिडेंट होगी। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि रे है, ये नॉर्मल हो गया। ये रे डेंसर टू रेयर आएगी तो इस टाइप से रिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ से ये रे इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये इमेज बनेगी। ये इसकी एपरेंट इमेज है आई। ये ऑब्जेक्ट है। ये जैसे पॉइंट ओ है, सॉरी ए है, इस पॉइंट को अपने बी ले लिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट मीडियम, ये जैसे मीडियम म्यू वन है, और सेकेंड मीडियम जो रेयर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू के इक्वल है। अभी अपनी को फाइंड करना है कि ए आई कितना है, एक्चुअल डेप्थ है, वो अपन कह रहे कि डी के इक्वल है। ये उसकी एक्चुअल डेप्थ है, और ये जो अपने पास उसकी एपरेंट डेप्थ है, ए आई जो है वो एपरेंट डेप्थ है। अपने को एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है, तो हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट अपन कह रहे कि जो पॉइंट बी है, इस जो इंसिडेंट पॉइंट है उसको अपन ए ले लेते, ये पॉइंट बी है। तो हम कह रहे कि रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर अपन रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ये रिफ्रैक्शन इक्वेशन मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। अभी अपन कह रहे कि बेटा फॉर स्मॉल फर्स्ट मीडियम के कारण शिफ्टिंग होगा डी वन, वन माइनस वन अपॉन म्यू वन। सेकेंड के कारण शिफ्टिंग होगा डी टू, वन माइनस वन अपॉन म्यू टू। ये टोटल शिफ्टिंग हो गया। दोनों मीडियम के कारण नेट शिफ्टिंग डी वन वन माइनस वन अपॉन म्यू वन प्लस डी टू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू के इक्वल होगा। अगर मुझे इस थर्ड पॉइंट के अंदर, सेकेंड पॉइंट के अंदर
मुझे टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना बेटा। तो इसको अपन कह सकते हैं कि अगर इसी के अंदर एक से ज़्यादा मीडियम है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इफेक्टिव। और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपन कहेंगे म्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। देखो कैसे बेटा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू डी बाई म्यू है, तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो अभी जनरलाइज इसको करेंगे तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ जैसे दो मीडियम है तो क्या होगा, d1 प्लस d2। एपरेंट डेप्थ की बात करें तो फर्स्ट के कारण d1 बाई म्यू वन एंड सेकेंड के कारण d2 बाई म्यू टू। ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। दो या दो से ज़्यादा अगर मीडियम है तो कुछ इस टाइप से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन फाइंड कर सकते हैं। वाटर के अंदर एक सोर्स एस रखा गया है, डेप्थ वो एच के इक्वल है, और हमें पूछा गया है कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्ज आउट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है। और पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्ज आउट होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे अपन इसको फाइंड करेंगे। ये जैसे सर अपने, सारा ही बाहर क्यों नहीं आ जाएगा? नहीं सारा नहीं आएगा क्योंकि टी आई आर होना स्टार्ट हो जाएगा, एक एंगल के बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे अपन कह रहे कि एक पॉइंट यहाँ पे इधर लिया, दूसरा पॉइंट सिमेट्रिसिटी में इधर होगा, जिस पॉइंट के बाद में अपन कह रहे कि टी आई आर होना स्टार्ट हो गया, जैसे ये पॉइंट है वहाँ पे टी आई आर होना स्टार्ट हो गया, और जैसे टी आई आर होना स्टार्ट होगा उस केस में अपन कहेंगे लाइट है वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा, फिर वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस टाइप से। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो लाइट इमर्ज आउट होगा वो इस वाले एरिया में से, ये जैसे अपन कह रहे कि अगर स्फेरिकल, इसको एक स्फेयर का बना हुआ माने तो इस टाइप से अपन कह रहे कि स्फेयर होगा, ये वाला रीजन है जहां से लाइट इमर्ज आउट हो रही है। क्लियर बेटा? हाँ सर। तो अभी अपनी को पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज आउट, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रैक्शन एफ वॉल्यूम ऑफ, अपन कह रहे कि इमर्ज आउट, तो ये जो वॉल्यूम है जो अपन कह रहे कि लाइट इमर्ज आउट होता है तो उसको अपन कह सकते ए, ये इमर्ज एरिया जहाँ से लाइट इमर्ज आउट हो रही है, और डिवाइड बाय टोटल एरिया बेटा। अभी पॉइंट सोर्स है तो टोटल एरिया बेटा किसके फॉर्म में होगा, स्फीयर के फॉर्म में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ए हाँ इमर्ज और ए टोटल अपनी को फाइंड करना, तो उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, इसको अपन सॉलिड एंगल कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं, है ना। सॉलिड एंगल कंसेप्ट कैसे, कि ये जैसे एक कोण बन रहा है बेटा, और यहाँ पे जो सेमीकोन एंगल है वो थीटा सी के इक्वल होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर, और सॉलिड एंगल बेटा इसका ओमेगा है, तो मैं ओमेगा, सॉलिड एंगल और लीनियर एंगल में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बेटा 2 पाई 1 - कॉस थीटा सी बेटा, सेमीकोन एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो लीनियर एंगल के केस में बेटा क्या रिलेशन होता है, तो 2 पाई 1 - कॉस थीटा, ये सॉलिड एंगल है। अगर मुझे एरिया फाइंड करना बेटा, तो एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू सॉलिड एंगल
इंटू बेटा रेडियस का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया आर का स्क्वायर। मीन्स अगर मुझे ए इमर्ज आउट फाइंड करना है, एरिया ऑफ लाइट इमर्ज, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस या 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा सी के इक्वल होगा। और टोटल एरिया की अगर अपन बात करें, ए टोटल दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कह रहे कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज आउट देके 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा सी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला 1/2 1 माइनस कॉस थीटा सी। अभी देखो थीटा सी तो दिया हुआ नहीं है, हमें फाइंड करना होगा। तो अपने देखा था कि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी किसके इक्वल होता है 1 अपॉन म्यू बेटा। तो कॉस थीटा सी को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज सॉरी लाइट इमर्ज आउट दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर परसेंटेज पूछा जाए कि लाइट इमर्ज आउट कितना परसेंट लाइट इमर्ज आउट होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। बेसिकली ये रिलेशन आया कैसे, तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल कंसेप्ट अपन देखते हैं जो आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने को हेल्प करता है। सॉलिड एंगल, इसको अपन ओमेगा से डिनोट करेंगे। जैसे आइसक्रीम का कोन है, वो अपने एपेक्स पर 3D के अंदर कितना एंगल बनाता है उसको सॉलिड एंगल कहेंगे। ये जैसे आइसक्रीम का कोन है, ये अपन कह रहे कि इसका आइसक्रीम का कोन है, और ये जो 3D के अंदर एंगल है उसको अपन इसका सॉलिड एंगल कहेंगे। अभी जो आइसक्रीम का कोन है इसका अपन 2D के अंदर जैसे एंगल अपन लेते हैं तो ये 2D एंगल हो गया। ये जो आधा एंगल है जो 2D के अंदर हाफ एंगल है उसको अपन सेमी कोन एंगल कहेंगे। तो ये एंगल जैसे अपने पास फाई है, ये भी सेमी कोन एंगल बेटा फाई है। इसका जो रेडियस है ये इसका रेडियस हो गया, और रेडियस किसके इक्वल है आर के इक्वल है। जब अपन सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल वो होता है एरिया ऑफ द टॉप। ये जो एरिया कितना है, तो ओमेगा को बेटा अपन लिखते हैं एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। लीनियर एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल होता है एरिया ऑफ द टॉप, टॉप का एरिया अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मुझे 3D के अंदर टोटल एरिया अगर फाइंड करना है तो टोटल एरिया को अपन लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, इसलिए हमने कहा ओमेगा आर। अभी देखो अपने पास फाई और ओमेगा में क्या रिलेशन है वो कैसे अपन यहाँ पर देखेंगे, उसको अपन देखते हैं। तो मुझे जैसे यहाँ पे ओमेगा फाइंड करना है, और ओमेगा इक्वल्स टू अपन क्या कह रहे हैं कि एरिया अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया कौन सा बेटा टॉप का एरिया है ना। अभी एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि सपोज अल्फा एंगल पर एक डी अल्फा एंगल का एलिमेंट लिया, ये बेटा अल्फा एंगल पर डी अल्फा एक एंगल एलिमेंट लिया, और इसका अगर एरिया अपन ले बेटा इस टाइप से, तो ये एक रिंग बनेगी, और इस रिंग का एरिया की अगर अपन बात करें, ये इसकी वेट है। रेडियस तो बेटा हमेशा सॉलिड कौन है तो रेडियस तो आर इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि आर डी अल्फा बेटा ये इसकी वेट है। अब ये आर है, ये आर कॉस अल्फा, तो ये जो रेडियस है वो आर साइन अल्फा के इक्वल होगा, आर साइन अल्फा। तो मुझे अगर डी ए बेटा फाइंड करना, जो रिंग एलिमेंट दिया है
उस रिंग एलिमेंट का एरिया फाइंड करना, तो एरिया क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं सरकमफेरेंस 2πr साइन अल्फा इनटू ओपन कैरे की वेट, और वेट कितना होगा आर डी अल्फा, क्योंकि बेटा रिंग एलिमेंट है, उसको अगर अपन स्ट्रेट करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो 2πr साइन अल्फा इंटू आर डी अल्फा, मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2πr², और ये हमें मिला साइन अल्फा डी अल्फा। क्लियर यहाँ तक। मुझे बेटा हाँ सर। टोटल एरिया चाहिए, तो उसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी ए, मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी ए सॉरी ए इक्वल्स टू 2πr² इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा। अभी अल्फा बेटा कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू अपन कहेंगे 0 to 5 बेटा, तो यहाँ से अपने को मिला 2πr², साइन अल्फा को बेटा अपन लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 0 to 5, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2πr² माइनस कॉस 5 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो ये बेटा अपने को मिला 2πr², 1 माइनस कॉस 5 बेटा, ये इसका एरिया होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि जो एरिया अपने को मिला, अभी मुझे तो सॉलिड एंगल चाहिए था, तो सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला था बेटा, एरिया अपन r² था, तो यहाँ पर एरिया की जगह हमने लिखा 2πr², 1 माइनस कॉस 5 अपॉन r², तो r² से r² कैंसिल आउट, तो सॉलिड एंगल इन टर्म्स ऑफ लीनियर एंगल बेटा, ये अपने को रिलेशन हो गया। अभी इस रिलेशन को अपन याद रखते हैं, 2π1 माइनस कॉस 5, तो सॉलिड एंगल कंसेप्ट से जैसे फ्लक्स फाइंड करना होता तब भी अपने को काफी हेल्प करता है ये प्रॉब्लम करना। आर रेडियस का हेमिस्फीयर है, वो उसके सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, वो एंगल अपने को फाइंड करना। फिर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, वो सॉलिड एंगल अपने को फाइंड करना। ये एक स्फीयर है, सर फिर अगर हेमिस्फीयर 2 पाई बनाता है तो स्फीयर 4 पाई बना 4π लेंगे। बनेगा, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर मैं इसके लिए फाई की बात करता हूँ, सेमिकोन एंगल, तो वो पाई के इक्वल हो जाएगा, आधा एंगल। तो उस केस में ओमेगा इक्वल्स टू 2π 1 माइनस कॉस पाई बेटा, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होता है -1, तो ये हमें मिला 4π स्टेरेडियन। तो सर हम सॉलिड एंगल से इसका एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, जब भी सॉलिड एंगल दिया हुआ है, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। सर वो रेगुलर एंगल से भी कर सकते थे ना। नहीं, रेगुलर एंगल से नहीं कर सकते, वहां पे आप सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो, अगर 2D है तो आप फाइंड कर सकते हो, 3D में कैसे फाइंड करोगे। जैसे सॉलिड, ये जैसे स्फीयर तो दिया हुआ है, सरफेस एरिया तो निकाल सकते हैं ना, कै, सिर्फ एंगल। कैसे निकालोगे, जैसे सर अपन कह फोर रहे, हाँ, अपन कह रहे कि एंगल ये फोर पाई 4π थोड़ी होता है बेटा, 2π होता है ना ये एंगल, तो नहीं सर, जो स्फीयर का सरफेस एरिया वो 4 पाई हो जाएगा ना। हाँ, 4πr² होता है, वो सॉलिड एंगल से हुआ ना। भी अपन कह रहे कि एरिया फाइंड करना अच्छा, है, तो सॉलिड एंगल इंटू r², तो सॉलिड एंगल 4π होता है, तो ठीक है 4πr², तब ठीक एरिया है मिला सर। ना। लीनियर एंगल से नहीं फाइंड ठीक कर है सर। सकते, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है। हाँ 2D ऑब्जेक्ट है या 2D है, ठीक तो है। उसमें अपन लीनियर एंगल से फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक मीडियम है, उस मीडियम में से किसी ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं, एक मीडियम है और उस मीडियम में से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि एक बर्ड है,
और इस बर्ड को एक फिश है वो ऑब्जर्व कर रही है। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा कब, जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है ऑब्जर्वर तक पहुंचे बेटा। तो अपन कह रहे कि ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है, बर्ड है, और बर्ड से आने वाली रेज यहाँ तक, यहाँ पे एक फिश है और उस फिश तक पहुंचती है। जब फिश तक पहुंचती है तब फिश अपन कह रहे कि उसको देख पाएगा। तो ये अपन कह रहे कि रे ऑब्जेक्ट से आ रही है और यहाँ तक पहुंच रही है। ये जो फिश है वो ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम है, और ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है। ये ऑब्जेक्ट है। मतलब इसको अपन इस टाइप से भी ट्रीट कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है, तो किस टाइप से अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास ऑब्जर्वर है। इस फिश को ये जो रे है वो किस इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी बेटा। ऑब्जर्व इसको अगर स्ट्रेट करें तो यहाँ से इसको आती हुई दिखेगी ये रे। मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, मतलब उसकी इमेज उसको ऑब्जर्व होगी बेटा। ये आई है, ये पॉइंट ए है, सर ये पॉइंट बी मतलब है। हम मान सकते हैं कि जब भी हम एक डेंसर मीडियम में देख रहे हैं हम्म। और हम खुद अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और डेंसर में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और रेयरर में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फिर वो अपनी पोजीशन वो से अवे शिफ्ट हो उससे जाएगा। दूर चले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही अपन प्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है सर। तो जैसे अपन कह रहे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की अपन बात करें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। तो ये अपन कह रहे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये भी बेटा अपन कह रहे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के इक्वल होगा। और यहाँ से अपन कह रहे कि आर हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अगर मैं ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ देखता हूँ बेटा, बाई या यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए बेटा। तो ए पॉइंट में अपन कह सकते हैं कि रेयर मीडियम था फर्स्ट, तो उसको अपने का 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू इनटू साइन आर। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। सेम बेटा अगर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो साइन आई और साइन आर को टेन आई अपॉन टेन आर लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस में अपन लिख सकते हैं साइन आई is approximate equals to tan I, and sin R that will be equals to approximate equals to tan R। मीन्स यहाँ से अपने को मिला sin I अपॉन sin R equals to tan I अपॉन tan R equals to म्यू अपॉन 1। अभी अपन कह रहे कि इस ज्योमेट्री से tan I की वैल्यू क्या है, तो tan I होता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन ये जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट है वो बेटा एच के इक्वल है, ये एक्चुअल हाइट है, और ये इसकी एपरेंट हाइट है एच एपरेंट। सर वो म्यू साइन आई होना चाहिए ना। नहीं, अपन कह रहे कि फर्स्ट मीडियम ये है बेटा, ऑब्जेक्ट ये है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। पर सर म्यू तो जो म्यू है वो तो ऑब्जर्वर के मीडियम में है ना, हाँ और म्यू नीचे वाला। हाँ तो फर्स्ट मीडियम ऑब्जेक्ट का होगा ना, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है रे किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है, अच्छा ठीक है सर। तो ऑब्जेक्ट से हो रही है ना वो फर्स्ट मीडियम होगा। और फर्स्ट मीडियम एयर है तो 1 इंटू उसमें एंगल आई है तो साइन आई। तो ये अपने का ए बी अपॉन हाइट एच हो गया बेटा। टेन आर को अपन लिखेंगे ए बी अपॉन एच एपरेंट, एपरेंट हाइट बेटा इक्वल्स टू म्यू हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो एच एपरेंट जो है वो म्यू एच के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि उसकी एपरेंट हाइट है, मतलब अपन कह रहे कि एपरेंट हाइट है
वो म्यू टाइम्स एच हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, तो अपन को अवे शिफ्ट होगा। एपरेंट डेप्थ थे वो डी बाई म्यू था, जबकि यहाँ पर एच एपरेंट म्यू बाई एच की इक्वल होगा। एक मिनट। फाइंड द डिस्टेंस of the fish as seen by the bird directly. And fourth, find the distance of the fish as seen by the bird in the mirror. Okay. सर ऐसे एक क्वेश्चन है इसमें, हम्म जो जो क्वेश्चन 2 है, हम्म इसमें हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि अगर बर्ड बर्ड को अगर मिरर में रिफ्लेक्ट करें तो वो 2h की हाइट पे बनेगा मिरर के नीचे, तो और फिश उसको कहाँ देख पाएगी? वो अप्रोच काम कर सकती है क्या? नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करेंगे। पहले अपन फर्स्ट देखते हैं, हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। फिश अगर डायरेक्टली देखेगा तो उसको बर्ड नहीं दिखेगा, बर्ड की इमेज दिखेगी, और बर्ड की इमेज है वो एपरेंट डेप्थ पे दिखे, एपरेंट हाइट पे दिखेगी। तो फर्स्ट केस में अगर म्यू डिस्टेंस, एच प्लस एच बाई। हाँ, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि h/2 प्लस म्यू एच बेटा। भी h/2 हाँ। ये डिस्टेंस तो उसको, ये तो होगा ही होगा h/2, और फिर अपन हम्म, कह रहे कि म्यू एच हो गया, तो हाँ टोटल अभी डिस्टेंस फिश से कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, h/2 प्लस म्यू एच हो गया। क्लियर। हाँ। फिर सेकेंड अपन कह रहे हैं, यस। सेकेंड अपन कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश इन द मिरर, मिरर के अंदर उसकी इमेज कहाँ पे दिखेगी वो पहले अपने को बताना है। तो देखो हम कह रहे हैं इस मिरर जो डेंसर मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब बर्ड को देखेंगे, तो बर्ड की पोजीशन क्या होगी, म्यू एच प्लस एच होगा। क्लियर। हाँ सर। तो अच्छा, हमें, इसमें वो करेंगे क्या, हमें बर्ड की डिस्टेंस निकालनी है मिरर से, हाँ, और और क्योंकि वही, बीच में हाँ, पानी है तो पानी शिफ्ट है हो तो उसके जाएगा। कारण शिफ्ट हो गया। तो अपन कह रहे कि टोटल जो है म्यू एच प्लस एच हो गया, तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस हाँ इमेज होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ। यहाँ पर जो बर्ड यहाँ पे होगा, और बर्ड की पोजीशन है म्यू एच प्लस अच्छा, एच पे होगी, ये अपन कह रहे कि बर्ड है। म्यू एच प्लस एच बाई 2। अभी अपन कह रहे म्यू एच प्लस एच ये मिरर से है, और हमें फिश से फाइंड करना, तो फिश की डिस्टेंस कितना, h/2 हो गया। तो सेकेंड अपन कह रहे कि डिस्टेंस यहाँ पे होगा h/2 प्लस बेटा h प्लस म्यू एच, और उसको अपन कह सकते हैं 3h/2 प्लस म्यू एच के इक्वल होगा। ये जब फिश है मिरर के अंदर देखेगा तो मिरर में मतलब मिरर के अंदर उसकी इमेज देखेगा, तो इमेज उससे 3h/2 प्लस म्यू एच डिस्टेंस पर होगी। क्लियर। हाँ सर। अभी थर्ड अपने को पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ फिश, तो फिश की डिस्टेंस कितना होगा, एक तो बेटा h तो पहले से ही है, प्लस h/2 म्यू हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, h प्लस h/2 म्यू। क्लियर। हाँ सर। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे फिश की इमेज को देखना, तो देखो इसमें क्या होगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का होगा, तो फिश से वो h/2 नीचे होगा, क्योंकि मिरर और फिश दोनों सेम मीडियम में है, सेम मीडियम है तो कोई शिफ्टिंग नहीं होता है। तो h/2 डिस्टेंस अपन कह रहे फिश की है, तो उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी h/2। अभी अपन कह रहे कि मीडियम कितना हो गया, तो अभी डिस्टेंस जब अपन फाइंड करेंगे
तो एयर वाली डिस्टेंस तो बेटा h पहले से है। अभी हम कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस h है, मीडियम h है प्लस h/2, इस तीनों को अपन लिक्विड में मानेंगे। तो ये बेटा अपनी को मिला h प्लस h/2, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा तो अपॉन म्यू हो गया। तो यहां से अपने को मिला h प्लस 3h/2 म्यू, ये डिस्टेंस हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि एक बर्ड है, बर्ड जो है बी से नीचे की तरफ डाइव कर रहा है बेटा, और ये फिश है, फिश अपन कह रहे कि ऊपर की तरफ वी एफ से मोशन कर रहा है। और अपनी को पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। जब अपन कह रहे कि बर्ड है, सॉरी फिश है, बर्ड को देखेगा तो उसकी स्पीड क्या दिखेगी, वो अपने को फाइंड करना। क्लियर यहाँ तक? तो अभी बेटा अपन कह रहे हाँ कि सपोज किसी मोमेंट पर जो बर्ड है उसकी पोजीशन बेटा वाई है, वाई हाइट पर है, और ये जो पोजीशन है वो अपन कह रहे कि एक्स के इक्वल है। क्लियर बेटा? अभी अपन को पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड हम्म, एज सीन बाय फिश, मतलब फिश देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है बेटा, फिश हो गया। और फिश किसको फिश। देख रहा है, बर्ड को। तो बर्ड को नहीं देखकर किसको देखेगा, उसकी इमेज को देखेगा बेटा। बर्ड अपन कह रहे कि उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखेगा, वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू, अगर फिश देखे बेटा, पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं बर्ड अपनी पोजीशन से म्यू वाई पे दिखेगा, प्लस बेटा अपन कह रहे कि एक्स हो गया। ये समझ में आया बेटा जो मैंने लिखा है, पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश इक्वल्स टू म्यू वाई प्लस एक्स के इक्वल होगा। फिश के रेस्पेक्ट में, एक मिनट। फिश के रेस्पेक्ट में अगर बर्ड की पोजीशन देखे तो बर्ड म्यू वाई एपरेंट हाइट पे दिखेगा। हाँ सर, ठीक है। तो अभी देखो इसको अपन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। तो ये हमने कहा डी एक्स बी विथ रेस्पेक्ट टू फिश अपॉन डी टी इक्वल्स टू बेटा म्यू डी वाई बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी। और उसको अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डी वाई बाई डी टी, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस डी एक्स बाई डी टी, क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ फिश। क्लियर? और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब यस सर। डिस्टेंस, देखो यहाँ पर डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर वाई टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज को अपन नेगेटिव ले सकते हैं। एक्स से वो भी डिक्रीज हो रहा है तो उसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं। तो देखो इसको अपन विथ साइन अगर देखना चाहे तो म्यू माइनस बेटा वी बी और माइनस वी एफ बेटा, दोनों टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये हमें मिला माइनस म्यू वी बी प्लस वी एफ के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, एक दूसरे के पास आता हुआ, अप्रोच करते हुए दिखेंगे। नेगेटिव का मतलब अप्रोच करते हुए दिख रहे, एक दूसरे के पास आते हुए दिखेगा। मतलब फिश जब उसको देखेगा तो बर्ड है उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा। ठीक है सर। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास है, बर्ड इन एयर इज डाइविंग वर्टिकली ओवर ए टैंक विथ स्पीड 6 cm/s. द बेस ऑफ द टैंक इज सिल्वर
the fish in the tank is rising upward along the same line with speed 4 centimeter per second. Water का refracting index 4/3. Find the speed of the image of the fish as seen directly by the bird. तो देखो किसी मोमेंट पर हम कह रहे कि इसकी स्पीड डिस्टेंस y है और ये x डिस्टेंस पर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ द इमेज मतलब अपन कह रहे पोजिशन ऑफ द बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, और वो क्या होगा म्यू टाइम्स वाई प्लस अपन कह रहे कि x हो गया। तो यहाँ से इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश बेटा, और वो हमें मिला म्यू dy by dt एंड दैट इज इक्वल्स टू -6 dx by dt बेटा। ये कितना है -4, म्यू की वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 माइनस इंटू 6 -4 हो गया, तो यहाँ से ये 3 हो गया। तो अपने को कितना मिल रहा है, सॉरी नहीं सही है, स्पीड ऑफ इमेज सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दिया, एक मिनट है ना। इमेज ऑफ फिश अपने को फाइंड करना है, तो पोजीशन ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड इक्वल्स टू, उसको अपन लिखेंगे x बाई म्यू बेटा प्लस y के इक्वल होगा। तो ये अपने को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बेटा बर्ड इक्वल्स टू 1 अपॉन हाँ म्यू सर। dx बाई dt। तो x बेटा अपन कह रहे कि डिक्रीज हो रहा है तो -4 हो गया, और y भी डिक्रीज हो रहा है तो ये अपने पास -6 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू बेटा 4/3 दे रखा है, तो 3/4 -4 -6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और -9 का मतलब उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, और ये 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपार होगा क्योंकि फिश ऊपर है, बर्ड ऊपर है और फिश उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, तो फिश की स्पीड ऊपर की तरफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। फिर बी पार्ट पूछा गया है, द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ द बर्ड रिलेटेड टू फिश, द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ बर्ड रिलेटेड टू फिश लुकिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, मिरर में नहीं देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू वाई प्लस बेटा एक्स के इक्वल होगा। तो ये अपने को मिला वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, म्यू की वैल्यू बेटा 4/3 डी वाई बाई डी टी, कितना है अपने पास -6 बेटा नीचे आ रहा है, और ये अपने पास -4 हो गया, इस यहाँ से 3 2 जा ये 6 हो गया, तो 8 + 4 बेटा 12, और 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा, बर्ड नीचे आता हुआ दिखेगा, तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो क्वेश्चन अपने को कह रहा है, एक कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर with its shining surface upward and principal axis vertical as shown. Rays are incident parallel to the principal axis of the concave mirror. Find the position of the final image. Final image की position कहाँ पे होगी वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है सर। हमें पता है बेटा कि कोई रे अगर सीधी इंसिडेंट हो रही है, ये जैसे रे बेटा अपन कह रहे कि यहाँ से इंसिडेंट होगी, और जब पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से, है ना। तो हमने कहा कि ये फोकस से पास होगी, ये रे बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल आ रही है, और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि फोकस से
पास होगी। और फोकस पॉइंट बेटा कहाँ पे होगा इसका? फोकस होगा 20 सेंटीमीटर पर। तो ये 20 है तो ये बेटा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर हुआ, सरफेस से 10 सेंटीमीटर। मतलब उसकी इमेज है वो लिक्विड सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे है। और जब 10 सेंटीमीटर नीचे हैं तो अपन क्या मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो वो कुछ अपनी पोजीशन से ऊपर होता हुआ शिफ्ट होता है बेटा। ये क्लियर है? हाँ मीन्स सर। ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो अपन कह रहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि अगर मैं डी एपरेंट इसका फाइंड करता हूँ तो डी एपरेंट क्या होता है बेटा? डी अपॉन म्यू बेटा। तो यहाँ से डी एपरेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर है, अपॉन म्यू की वैल्यू कितना बेटा? 4/3। मीन्स यहाँ से कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनल इमेज विल बी 7.5 सेंटीमीटर बिलो द लिक्विड सरफेस। ये बेटा एपरेंट इमेज उसकी यहाँ पे दिखेगी। और ये डिस्टेंस कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं फाइनल इमेज विल बी 7.5 सेंटीमीटर बिलो द लिक्विड सरफेस। ठीक है सर। Final image will be 7.5 centimeter below the liquid surface. The final image. Position of the final image कहाँ पे होगा वो अपने को फाइंड करना। 7.5 सेंटीमीटर बिलो द लिक्विड सरफेस और इसमें है 7.5 सेंटीमीटर अबव द लिक्विड सरफेस। तो फाइनल इमेज will be 7.5 centimeter below the liquid surface. Sorry, above the liquid surface.